चलिए सुनते हैं अस्तित्व भाग 1 की कहानी। पड़ोस की पूजा दीदी है ना, आज उनका डांस शो है यशवंतराव चौहान हॉल में। मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? माँ जी को ये थोड़े ही कह सकती हूँ कि आप यश को संभालो और मैं पूजा दीदी का शो देखने जा रही हूँ। कुछ घंटों की तो बात है, चली जाओ शो देखने। माँ से कह दो, वो यश को संभाल लेंगी। आदित्य ने बात को संभालते हुए कहा, सच कहूँ तो कभी कभी पूजा दीदी के नसीब पर रश्क होता है। बड़ी किस्मत वाली हैं वो। इस उम्र में भी अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं और परिवार के लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। पिछले महीने ही उनका उपन्यास छपा था, तब भी उनके पति और परिवार वालों ने उनका खूब हौसला बढ़ाया था। एक मैं हूँ, कोई पूछने वाला नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, ज़रूरत है। बस दिन भर नौकरानी की तरह सबके आगे पीछे घूमते रहती हूँ कि किसी किसान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, मुझसे किसी काम में कोई कमी न रह जाए। बच्चे की जिम्मेदारी भी जैसे अकेले मेरी ही है। तंग आ गई हूँ मैं एक जैसी नीरस जिंदगी जीते जीते। अनु, तुमसे किसने कहा कि नौकरानी की तरह रहो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। किसी काम में मदद चाहिए तो बेझिझक कह दिया करो। हाँ, जहाँ तक बच्चे की जिम्मेदारी की बात है तो उसमें मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। माँ की घुटनों की तकलीफ से तुम वाकिफ़ हो। वो यश के आगे पीछे नहीं दौड़ सकती। ऐसे में हम दोनों में से किसी एक को घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करनी ही होगी। तुम कहो तो मैं आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए अनु चिढ़कर बोली, अब उपदेश देकर महान बनने की कोशिश मत करो। मैंने ही आपकी तरह कड़ी मेहनत करके MBA की डिग्री हासिल की है। मुझे भी कई बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर आए थे, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो गया। और औरत हूँ ना, मेरी मेहनत या काबिलियत की कद्र कौन करेगा? मैं पूजा दीदी जितनी नसीब वाली कहाँ हूँ। अब आदित्य को भी गुस्सा आ गया था। वो चिढ़कर बोले, मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज के झगड़े से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं यश को बेबी सिटिंग में भी रखने को तैयार हूँ, ताकि तुम जॉब कर सको, लेकिन तुम बच्चे को वहाँ भी नहीं रखना चाहती। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अनु कमरे से बाहर निकल गई। मुंबई शहर के 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अनु और आदित्य का झगड़ा माँ के कानों तक पहुँचता ये तो संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। बेटे बहू के झगड़े में वे कम ही बोलती है, ताकि घर में शांति बनी रहे। आदित्य के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद जब अनु काम करते हुए गुनगुनाने लगी, यश के साथ खिलखिलाते हुए बातें करने लगी, तो माँ को लगा अब अनु से बात की जा सकती है। वे जानती है अनु दिल की बुरी नहीं है, बस जब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी पढ़ाई का काम का दायरा घर के भीतर ही सिमट कर रह गया है, तो वो चिढ़ जाती है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो भी ऐसा ही करती, इसीलिए वे उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, उल्टी आदित्य को ही चुप रहने को और शांति बनाए रखने को कहती है। अनु, तुम पूजा का डांस शो देखने जरूर जाओ, 3-4 घंटे की ही तो बात है, फिर आदित्य भी आ जाएगा जल्दी घर। मैं यश को संभाल लूँगी, वैसे भी तुम कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। माँ ने अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट। सच बहुत मन था पूजा दीदी का शो देखने का, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हुए अनु माँ से लिपट गई। अनु की हरकतें आज भी बच्चों जैसी है, पल में तोला पल में माशा, मन में कुछ नहीं रखती, जो जी में आया कह देती है। इसीलिए माँ को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हाल ही में खरीदी नई ड्रेस पहनकर जब अनु घर से निकली तो गुड़िया जैसी प्यारी लग रही थी। उसकी यही चंचल हरकतें घर में रौनक बनाए रखती हैं। रास्ते पर वो पूजा से उसके शो के बारे में बातें करती रह गई। बातों ही बातों में उसने पूजा से यह तक कह दिया कि उसके नसीब और शोहरत से उससे कई बार ईर्ष्या होने लगती है। पूजा रास्ते भर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर जब शो शुरू हुआ तो पूजा की परफॉर्मेंस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
पहली पंक्ति में बैठा उसका पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ा रहा था। उनके साथ बैठी अन्नू भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए मायूसी के बादल लाख छुपाए पर भी साफ नजर आ रहे थे। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इतना पढ़ लिख कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शो के बाद पूजा जैसे ही बाहर निकली, उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफ के पुल बांध रहे थे। अपने पति के साथ खड़ी पूजा सभी के साथ बड़ी सादगी से पेश आ रही थी। उसके सास ससुर भी बहू की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। अन्नू चुपचाप यह सब देख रही थी। फिर जब सब घर चलने लगे तो अन्नू को पूजा का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने अपने परिवार को दूसरी गाड़ी में घर चलने को कहा और अपनी गाड़ी में सिर्फ अन्नू को बिठाया। ड्राइव करती हुई पूजा उसे और भी कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी। अन्नू कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए पूजा ने ही बात शुरू की। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मेरे भाग्य से तुझे ईर्ष्या होती है? क्यों भला? तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गुणी हो, तुम्हारे पति सास सब तुम्हें प्यार करते हैं। फिर किस बात की कमी है तुम्हें? आपकी तरह अपनी पहचान बनाने का मौका कहाँ मिला है मुझे? मेरी जिंदगी तो जैसे घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई है। दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मैंने और आदि के साथ पढ़ाई की थी। हम दोनों की पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन शादी के बाद मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई थी। घर का काम करने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। अन्नू की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी पूजा। अन्नू को पूजा का हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपको इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अन्नू मुंह फुला चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तभी पूजा ने गाड़ी एक कॉफी हाउस के बाहर पार्क की और अन्नू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। 2 कॉफी ऑर्डर करके उसने बड़े प्यार से अन्नू का हाथ सहलाते हुए कहा, देखो अन्नू, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारा चंचल व्यवहार, मासूम हरकतें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है जैसे अपना बचपन फिर से जी रही हूँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।